हाँ देखिए बाबू, अब ये टॉपिक है जूल्स लॉ एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ जूल्स लॉ एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ इफेक्ट लिखेगा। जूल्स इफेक्ट, जूल्स इफेक्ट एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल के प्रभाव तथा जूल के ऊष्मीय नियम। पहले देखो, ध्यान दो। अच्छा ये तुम बताओ ध्यान से, जब तुम बल्ब जलाते हो चाहे हीटर जलाते हो तो उसका वायर बड़ा गर्म होकर लाल हो जाता है। बल्ब भी जलाते हो ना बेटा, जो उसका फिलामेंट होता है ना, तो वह क्या होता है, लाल हो जाता है, माने हीट हो जाता है और गर्मी उत्पन्न करता है। तो कहने का मतलब उसमें कार्य भी किया जाता है। तो कहने का मतलब कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? उसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, और ऊष्मा तभी उत्पन्न किया जाता है जब उसमें कार्य संपादित किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया कि किसी चालक तार का प्रतिरोध R है। क्या है? किसी चालक तार का प्रतिरोध R है तथा इससे I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी है। तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR। इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चूँकि चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी है तथा उसमें प्रवाहित आवेश Q है। जब धारा प्रवाहित होती है किसी फंक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होती है किस रूप में होता है? आवेश के रूप में प्रवाहित होता है। इसलिए ये भी धारा की परिभाषा होती है कि किसी चालक तार में प्रवाहित आवेश के परिमाण को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। किसी चालक में प्रवाह होने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को भी धारा कहते हैं। यही सारी चीज़ें बातें हैं। चूँकि तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी है तथा उसमें प्रवाहित धारा Q हो, तो किया गया कार्य W बराबर सूत्र क्या होता है? विभवांतर गुणे आवेश, चाहे विभव गुणे आवेश। विभवांतर V है, आवेश Q है, तो V इंटू Q। कहाँ से आया है? जाकर विभव में देख लेना। चाहे विभवांतर जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें इकाई आवेश को, किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में इकाई धन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थात एक विभव से दूसरे विभव, अर्थात ऋण विभव से धन विभव या धन विभव से ऋण विभव तक लाने में जितना कार्य संपादित होता है उसे हम क्या कहते हैं? विभव चाहे विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर जाकर जहाँ पर बोलते हैं बेटा ना, तहाँ जरूर देख लेना। तो V बराबर होता है W बटा में Q होता है। तो W बराबर कितना हो गया? V गुणे Q हो जाएगा। कितना हो जाएगा? W बराबर V गुणे Q, तिरछा तिरछी गुणा। अब Q आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय होता है। धारा I है और समय T है, तो I इंटू T हो जाएगा। इसलिए W के जगह पर W हो गया, V के जगह पर V हो गया, और Q के जगह पर कितना होगा? I इंटू T। W बराबर कितना हो गया? VI/T है। समीकरण 1 से इसमें V का मान रखने पर, समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 से इसमें क्या करेंगे? V के जगह पर क्या कर देंगे? IR रखेंगे। तो V के जगह पर IR गुणे VI/T बराबर कितना हो गया? I स्क्वायर R इंटू T हो गया। अब देखिए, जूल नामक वैज्ञानिक क्या कहता है? जब किसी भी फंक्शन में, कोई भी फंक्शन बेटा ले लो,
कोई कार्य करोगे ना तो उसमें हीट उत्पन्न होता है। जैसे थोड़ा सा देर खातिर समझो, जब कोई कार्य करते हो ना तो तुम्हारा शरीर कभी दौड़ता होगा तो तुम्हारा शरीर गर्म हो जाता है। कोई भी घर पर काम करते हो तो आपके शरीर में क्या हो जाती है, गर्मी उत्पन्न होती है। वह क्या होता है, हीट होता है। तार में भी जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो बिना काम का कोई बल्ब जलाता है, बिना काम का पंखा जलाता है, वह क्या होता है, हीट हो जाता है। तो कहने का मतलब कि किसी भी फंक्शन में जब किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है। अर्थात जूल के नियम के अनुसार किसी चालक में किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा H के समानुपाती होता है। विद्युत आवेश द्वारा किया गया कार्य ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है यदि W कार्य के संगत उत्पन्न ऊष्मा H हो। क्या हो, यदि विद्युत आवेश द्वारा किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, यदि W कार्य के संगत उत्पन्न ऊष्मा H हो तो जूल के नियम से कितना हो जाएगा, अर्थात उत्पन्न ऊष्मा अर्थात किया गया कार्य उत्पन्न ऊष्मा H के समानुपाती होता है। W समानुपाती H, और समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक होगा, जहाँ एक J नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, जूल नियतांक कहते हैं। इसलिए H बराबर कितना होगा, W बटा में J होगा। ये मात्रक है बेटा, कार्य का मात्रक है। हम मात्रक को एक अंक लिया जाता है। यदि J बराबर 1 हो, J बराबर 1 हो तो H क्या हो गया, W के बराबर हो गया। तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है, W बराबर I स्क्वायर इंटू RT। इसलिए H बराबर कितना होगा, IS लिख देते हैं, चूँकि W बराबर कितना होता है, I स्क्वायर इंटू RT होता है। तो W के जगह पर क्या, H तो H ही है, W के जगह पर I स्क्वायर इंटू RT 4। इसे जूल का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जूल का नियम। समीकरण 4 चालक में प्रवाहित धारा से उत्पन्न ऊष्मा H का व्यंजक है। ये कोई भारी नहीं था, ये पीछे वाला टॉपिक पर बेटा क्या है, आधारित था। अब इसी आधार पर देखो जूल ने 3 नियम दिया। ये I क्या है, धारा, तो धारा का नियम है। R है प्रतिरोध, तब प्रतिरोध का नियम है। T समय है तो समय का नियम होता है। तो इसमें जूल के कितने नियम निकलते हैं, 3 नियम, धारा का नियम, प्रतिरोध का नियम और समय का नियम। उन तीनों नियमों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इस सूत्र पर बाबू ध्यान देना है। पहले क्या करना है, इस सूत्र पर ध्यान देना है। H बराबर I स्क्वायर इंटू R। चारों को पहले देखिए। H उत्पन्न ऊष्मा है कब, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। I प्रवाहित विद्युत धारा, R क्या है, प्रतिरोध है, और T क्या है, समय है। तो जब इसमें धारा का नियम लेंगे, धारा का नियम, तो क्या कहता है, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा H प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। कब, जब प्रतिरोध R क्या होता है, जब प्रतिरोध R तथा समय T नियत हो। देखो दिखा रहे हैं, H बराबर I स्क्वायर अगुण ये क्या हो गया, नियत हो गया। क्या हो गया, नियत। इसी को नियतांक कहते हैं। जब समानुपाती चिन्ह को हटाया जाता है तो एक नियतांक होता है, और जब नियतांक को हटाया जाता है तो क्या हो जाएगा, समानुपाती चिन्ह। बात ध्यान दो, जब समानुपाती चिन्ह कब लगाया जाता है, समानुपातिक नियतांक कब लगाया जाता है, जब समानुपाती चिन्ह को हटाया जाता है तब। और जब नियतांक को हटाएगा तब क्या होगा, समानुपाती लगेगा।
जब इसको हटा देंगे इसलिए क्या होगा, H समानुपाती IR²। तो उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यही कहता है धारा का नियम, किसी विद्युतीय परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा H धारा के वर्ग के समानुपाती होता है जब तार का प्रतिरोध R और T नियत हो। कहने का मतलब धारा बदल कर प्रवाहित करें, चाहे 5 एम्पीयर का प्रवाहित करें चाहे 10 एम्पीयर, लेकिन प्रतिरोध और समय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और जिस फंक्शन में परिवर्तन नहीं होता है वो क्या होता है, नियतांक होता है। इसलिए H समानुपाती IR²। यह समझ लिए। अब दूसरा समझाएंगे, R बराबर I²RT। ये किसका नियम है, प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम क्या है, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण, कहने का मतलब किसी विद्युतीय परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा H प्रतिरोध के समानुपाती होता है। H जो हो गए समानुपाती कितना हो गया, प्रतिरोध R। जब नियत क्या लेंगे, धारा और T को नियत लेंगे। जब धारा और T को बेटा जब नियत लेंगे दूगो, तो कितना हो जाएगा, R गुणे नियतांक हो जाएगा। देखो दोनों को क्या मान लिए है, नियत। माने प्रतिरोध भले बदल बदल कर लगाएं, लेकिन धारा और समय में जब कोई परिवर्तन नहीं होगा, धारा और समय में जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो नियतांक और नियतांक चीज को हटाएंगे तो क्या होगा, H समानुपाती कितना होगा, R। तो यही कहा गया है, किसी चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध R, नहीं, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा H चालक तार के प्रतिरोध R के समानुपाती होता है जब प्रवाहित धारा I तथा समय T नियत होगा तब। यही नियत लिए गए हैं, H समानुपाती R यदि I एवं T नियत होगा तब। और तीसरा नियम है समय का नियम। समय के नियम के लिए समझिए, तो समय के नियम के लिए समझिए, चूंकि H बराबर कितना है, I²RT। तो ये कहता है कि किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा H समय के समानुपाती होता है जब धारा और प्रतिरोध, जब धारा और प्रतिरोध नियत हो। अर्थात H बराबर कितना हो गया, ये नियत राशि हो गया। क्या हो गया, ये नियतांक हो गया, गुणे कितना हो गया, T हो गया। इसलिए H समानुपाती कितना हो गया, T। इसको कैसे बोलते हैं, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा H समय के समानुपाती होता है जब चालक में प्रवाहित धारा I तथा प्रतिरोध R का मान नियत होगा तब। पढ़ लो, किसी विद्युतीय परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा H समय T के समानुपाती होता है, अर्थात H समानुपाती T यदि I एवं R नियत हो तब। ये तीनों को आप लोग बखूबी से समझ गए होंगे, इसमें कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। अब देखिए बाबू, अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक विद्युत शक्ति। तुम लोग शक्ति पढ़ा होगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अच्छा देखो, कोई आप कार्य करते हैं, देखो शक्ति को दो तरीके से परिभाषित किया जाता है।
ऊर्जा क्षय की दर को भी शक्ति कहते हैं और कार्य करने की दर को भी शक्ति। दोनों एक साथ देखो कैसे घटनाएं होती है, पहले समझना होगा। अच्छा, जब काम करते हैं बेटा किसी फील्ड में, कोई चीज़ में दौड़ते हैं तो दूरी तय कर लेते हैं, वर्क डन तो हो जाता है। तुमको मान लो कि 5 किलोमीटर, मान लो कि 1 किलोमीटर दौड़ कर जाना है। अब 1 किलोमीटर दौड़ कर जाते हैं तो 1 किलोमीटर दौड़ जो पूरा करते हैं, अपने कार्य को कर लिया, जो कार्य दिया गया है अपने कार्य को कर लिया, कहे कि मैंने 1 किलोमीटर दौड़ लिया, ठीक। लेकिन जानते हो क्या होता है, तुम्हारा ऊर्जा ह्रास होता है। कैसे तुमको पता चलेगा कि ऊर्जा ह्रास होता है? देखो, तुम्हारे अंदर थकावट होती है, थकावट होती है तो तुमको ऊर्जा कम होती नहीं। कहते आज कार्य करते करते थक गए, तो थकने का मतलब क्या होता है? वहाँ पर ऊर्जा ह्रास होती है। पुनः ऊर्जा कैसे आती है? कार्य और ऊर्जा हमेशा एक दूसरे में बदलते रहते हैं। तो संसार में देखो, संसार किस पर चलता है? ऊर्जा के आधार पर। शरीर को चाहे किसी फंक्शन में ऊर्जा दिया जाता है तभी वर्क डन लिया जाता है। मशीन में तेल नहीं भरिएगा तो मशीन चलेगा? पंप सेट चलेगा? नहीं। तो कहने का मतलब वहाँ पर दिया जाता है ईंधन, ऊर्जा। और तुम्हारा ईंधन क्या है? भोजन, पानी। 4 घंटा पानी 5 घंटा मत पियो, एक दिन भोजन मत करो। तो कहता है यार चले के शक्ति नहीं खेगा, भोजन नहीं मिला है। यही क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत होता है। तो ऊर्जा और कार्य एक दूसरे में हमेशा ट्रांसफर आते हैं। जब तक कार्य नहीं कीजिएगा तो ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होगा संसार में। नहीं तो कार्य करने की दर को भी सकते हैं। तो कोई अब विद्युतीय, किसी विद्युतीय परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर को हम शक्ति कहते हैं, या किसी विद्युतीय परिपथ में कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। और शक्ति बराबर सीधे सीधे क्या होता है? P बराबर W/T। 11 में पढ़ाया गया है कार्य ऊर्जा शक्ति, उसमें जाकर देखिए P बराबर W/T। तो यदि किसी विद्युतीय परिपथ में T समय में W कार्य, हम बल्ब जलाते हैं 2 घंटा तक, क्या करते हैं? बिना कार्य का जलाएंगे? नहीं। संसार के हर फंक्शन में कार्य होता है। तो किसी विद्युतीय परिपथ में, मान लिया कि किसी विद्युतीय परिपथ में T समय में W कार्य संपादित होता है, तो P बराबर कितना हो गया? P बराबर W/T। शक्ति का SI मात्रा को वाट कहते हो ना, तो इसको क्लियर है। शक्ति का SI मात्रा, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकंड। ये क्या है? जूल प्रति सेकंड। और 1 जूल प्रति सेकंड बराबर कितना होता है? 1 वाट। वाट को W द्वारा सूचित किया जाता है। अतः शक्ति का SI मात्रक वाट। वाट याद कर लेते हो, लेकिन कोई तुमसे सवाल कर ले कि वाट का मतलब क्या होता है? वाट का मतलब होता है किसी फंक्शन में 1 सेकंड में 1 जूल कार्य संपादित होता है तो वह 1 वाट के बराबर होता है। ये जेम्स वाट नामक वैज्ञानिक के नाम से दिया गया है, जिसने रेल का इंजन बनाया था। समझ में? उसके सम्मान में दिया गया था। शक्ति का बड़ा मात्रक है किलोवाट। 1 किलोवाट, किलोवाट का सिंबल होता है KW, 10⁻³ वाट होता है। 1 मेगावाट बराबर 1 MW बराबर 10⁻6 वाट होता है। तुम लोग देखते होगा कभी कभी किसी गाड़ी पर HP लिखा रहता है। HP का मतलब हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 1 अश्व शक्ति। इसको हिंदी में कहते हैं 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर 746 वाट के बराबर होता है। अब देखो इसके 4 सूत्र होते हैं। अभी 2 सूत्र, P बराबर W/T 1 हो गया। दूसरा सूत्र देखो कैसे निकालते हैं। यदि किसी विद्युतीय परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो T सेकंड में क्षय की हुई ऊर्जा, पीछे वाला पाठ में पढ़ा है ना, W बराबर VI/T। तो चूंकि P बराबर W/T होता है ना, तो P की जगह पर P हो गया, W की जगह पर कितना हो गया? VI/T हो गया। और T कट गया तो कितना हो गया? P = VI। तो विद्युत शक्ति पर अगर न्यूमेरिकल आए, बड़ा 1 नंबर में ये सब पूछता रहता है। अगर शक्ति आए
और विभवांतर और धारा के रूप में। तो किसी विद्युतीय परिपथ के शक्ति विभवांतर गुणे धारा के क्या होता है, बराबर होता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला इसका 2 गो सूत्र देखिए। अब देखो बाबू, तीसरा और चौथा हम रिलेशन निकाल रहे हैं। ओम के नियम से तो जानते हो, इसको लिख दो। चूंकि ओम के नियम से कितना होता है, V बराबर IR। एकदम सही है। V का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 देखो यहाँ है, P बराबर VI है ना, तो V के जगह पर कितना हो जाएगा, तो ये P के जगह पर P हो गया उसमें। अब V के जगह पर कितना होगा, IR, और एक I पहले से है। V के जगह पर कितना हो जाएगा, I इंटू आर। अब V I इंटू आई हो गया, तो आई में गुणा होगा तो कितना होगा, I स्क्वायर इंटू आर। चूंकि I बराबर V बटा आर होता है, इतना तो जानकारी है। क्योंकि इस पर चारों पर एक नंबरिया जो होता है ना, बदल बदल कर फंक्शन क्या होता है पूछता रहता है, और उसमें तुम लोग गबड़ा जाओगे। इससे इस टॉपिक से एक नंबरिया सवाल हमेशा देता रहता है। इस पर केयर करना क्या है बेटा, बहुत ज़रूरी है। अब I बराबर V बटा में R होता है। I का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। P के जगह पर P हो गया, I स्क्वायर है तो कितना होगा, V स्क्वायर बटा में R स्क्वायर इंटू आर। एगो R कट जाएगा तो कितना बचेगा, V स्क्वायर बटा में R पे। इतना तो क्लियर हो गया, V स्क्वायर बटा में R स्क्वायर। एक R कट जाएगा तो कितना का, V स्क्वायर बटा में R। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 क्या है, विद्युत शक्ति के लिए व्यंजक है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ये वाला। अगला टॉपिक देखिए तो, विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति में संबंध। E बराबर है, H को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इतना तो जानते हैं, E बराबर H, जो जूल के नियम में हम पढ़े हैं उस सूत्र में VI/T होता है। E चाहे H बराबर कितना होता है, VI/T। अब विद्युत शक्ति बराबर कितना होता है, P बराबर VI। देखो तो VI कहीं निकाले हैं, VI समीकरण नंबर 2 में जाकर देखिएगा। समीकरण नंबर जो 2 है, P बराबर VI है। समीकरण 1/2 किए हैं, 2 बटा में 1 रख सकते हो, चाहे 1/2 तो कितना हो जाएगा, E बटा में P, VI/T बटा में VI कट गया तो कितना होगा, T। E बराबर कितना होगा, तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे तो PT हो जाएगा। E बराबर कितना हो गया, PT। इसी कहते हैं विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति गुणे कितना होता है, समय होता है। इस टॉपिक को देखिए तो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पर तापक्रम का प्रभाव। इतना तो जानकारी है तुम लोगों को। प्रतिरोध पर में हम पढ़ाएं, प्रतिरोध तापक्रम पर कैसे करता है, ये भी बताया है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो ये भी बात से सुन लो, जब किसी चालक तार का ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, और ताप घटता है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, घटता है। इतना तो क्लियर हो गया। तब मान लिया कि R1 बराबर चालक का T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है। R1 क्या है, चालक का T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर माने प्रारंभिक ताप क्या है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड। R2 बराबर चालक का T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध।
तो कहने का मतलब, अच्छा तुम ही देखो, जब ताप बढ़ेगा तब प्रतिरोध बढ़ेगा, तो हम दो चीज निकालेंगे, प्रतिरोध में वृद्धि और ताप में वृद्धि। चूंकि T2 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेटर देन T1 डिग्री, किसी वस्तु को जब हम गर्म करेंगे तो ऊष्मा देंगे तो ताप बढ़ेगा ना, कि ताप घटेगा, ताप बढ़ता है। तो यहाँ पर T2 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेटर देन T1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसलिए प्रतिरोध में वृद्धि, मतलब ताप बढ़ेगा तो R2 प्रतिरोध बड़ा होगा, R1 प्रतिरोध कम होगा, तब प्रतिरोध में वृद्धि कितना होगा, अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक R2 माइनस R1, तथा ताप में वृद्धि क्या होगा, इसमें से इसमें घटा देंगे तो क्या होगा, वृद्धि निकल जाएगा। तो ताप में वृद्धि T2 माइनस T1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रयोग द्वारा पाया गया है कि जो ताप में जो वृद्धि होता है, प्रतिरोध में जो वृद्धि होता है, दो तरीके पर निर्भर है। प्रतिरोध में वृद्धि प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती होता है तथा ताप में वृद्धि के भी समानुपाती होता है। प्रयोग द्वारा क्या पाया गया है, एक बार ध्यान से सुनो। प्रतिरोध द्वारा पाया गया है कि नहीं, प्रयोग द्वारा पाया गया है कि प्रतिरोध में वृद्धि अर्थात R2 माइनस R1 समानुपाती होगा प्रारंभिक प्रतिरोध अर्थात R1 के समानुपाती होगा, तथा पुनः प्रतिरोध में वृद्धि R2 माइनस R1 ताप में वृद्धि T2 माइनस T1 डिग्री सेंटीग्रेड के समानुपाती होगा। तो यहाँ पर दो समानुपाती से मुलाकात हुई, अर्थात R2 माइनस R1, यहाँ अर्थात लिख दीजिए, अर्थात T2 माइनस T1 समानुपाती R1 तथा T2 माइनस T1 समानुपाती T2 माइनस T1। इन दोनों को मिलाएंगे बेटा तो लेफ्ट हैंड साइड जेम कहते हैं और राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। तो R2 माइनस R1 समानुपाती R1 इंटू T2 माइनस T1। जब समानुपाती नियतांक हटाते हैं, क्या होता है, जब समानुपातिक नियतांक को हटाते हैं तो एक नियतांक होता है, यहाँ पर नियतांक अल्फा ले लेंगे तो R1 इंटू T2 माइनस T1 हो जाएगा, जहाँ अल्फा एक क्या है, नियतांक है, जिसे हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, जिसे हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो अल्फा बराबर कितना होगा, T2 माइनस T1 बटा में R1 इंटू T2 माइनस T1। ताप गुणांक का SI मात्रक निकालेंगे किससे, समीकरण 2 से। क्या होगा, समीकरण 2 से, अल्फा का मान है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसका मान निकालेंगे समीकरण 1 से, कितना हो जाएगा, समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 बटा यहाँ है। तो हम R2 का मान निकालेंगे तो R1 इस तरफ चला जाएगा ना, तो R1 इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, T2 बराबर R1 माइनस है ना, इधर उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस R1 प्लस अल्फा R1 इंटू T2 माइनस T1। R1 जब कॉमन निकालिएगा तो क्या होगा, 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। कहने का मतलब अंतिम प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। अब इसका हम SI मात्रक निकालेंगे, ताप गुणांक का, प्रतिरोध ताप गुणांक का हम SI मात्रक निकालेंगे समीकरण 2 से। ताप गुणांक अल्फा का SI मात्रक, ये देखो बेटा R2 माइनस R1, प्रतिरोध में से प्रतिरोध को घटाइएगा तो क्या बचेगा, प्रतिरोध ना, रुपया में से रुपया को घटाइएगा तो रुपया बचता है ना। तो R2 माइनस R1 क्या होगा, प्रतिरोध, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये भी क्या है, R1, ये भी ओम हो जाएगा। और T2 माइनस T1 ताप में वृद्धि है,
तो सिंपली क्या हो गया, ताप यहाँ पर हो गया, ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। और केल्विन को ऊपर कर देंगे तो -1 घात हो जाएगा, और उसको हम क्या कहते हैं? प्रति केल्विन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति केल्विन कहते हैं।